वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन आप लगातार कर रहे होंगे। उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 3 सिंचाई वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में उन सभी को। ठीक है, तो आज के इस जो क्लास है उस क्लास में यही समझने वाले। चलो तो अपन बिना किसी देरी के यानी सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपन काम की बात और करते हैं अपनी क्लास को भी स्टार्ट। ये अपनी क्लास एग्जाम डोज की तरह होगी। एग्जाम डोज यानी आपकी एग्जाम में रूबरू आने वाले क्वेश्चन होंगे इसमें से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो 3 नंबर वाला है सिंचाई, इरिगेशन। उस सिंचाई वाले चैप्टर से यानी इरिगेशन वाले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का 1.5, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिंचाई की परिभाषा क्या होती है? पौधे की विकास और वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया। सीधी सी बात यही है कि पौधे की वृद्धि, विकास तथा नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या है? यानी मृदा में नमी बनाए रखने हेतु, फसलों के ऊपर पानी छिड़ककर वातावरण को ठंडा बनाए रखने हेतु, इसको फसल चक्कर या क्रॉप कैनेपी बोलेंगे। ठीक है, फसलों को पाले से बचाने के लिए, फसलों को सूखे से बचाने के लिए, इसके साथ में वायु जो क्षरण होता है उसको कम करने के लिए, सारे इसके क्या है? उद्देश्य होते हैं। अगला आता है क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज किसको बोलते हैं? भाई पौधे की वह अवस्था जिसमें अगर पौधे को पानी प्राप्त नहीं हुआ तो पौधा मर जाएगा, और पानी प्राप्त हो गया तो पौधे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वृद्धि और विकास, उत्पादन अच्छा देगा। वो क्या कहलाएगी? क्रांतिक अवस्था। ज्यादातर पौधों में जो सिंचाई की जाती है जल मात्रा या जल वैभव के आधार पर या उनको माप करके पौधों की क्या की जाती है? सिंचाई की। आगे अगला है कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है CRI स्टेज। ये सिंचाई के या बुआई के 21 दिन बाद में आती है, जिसको बोलते हैं शीर्ष ड्रम अवस्था। आपको वैसे मैं समझा दूं, ये यानी अपन ने डाला और इसमें यहां पर जड़ें निकली और पौधा ऊपर की तरफ निकला। इस तरह से पौधे ने क्या किया? ऊपर की तरफ निकला। तो ये इसकी कौन सी? शीर्ष ड्रम अवस्था। फिर धीरे धीरे पौधा यूं बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद में इसमें कल्ले बढ़ेंगे इस तरह से। ये आगे दूसरी अवस्था जो बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद। फिर तीसरी अवस्था में देखते हैं कि ये तो बन गई, ये तो पौधे में हो गए, ठीक है, पर यहाँ पे इस तरह की और संरचना दिखाई देती है तने पर, इसको बोलते हैं गांठ। ये आती है लगभग 60 से 65, इतने दिन बाद में आती है बुआई के 60 से 65। फिर इसमें ऊपर की तरफ निकलती है बाली। क्या निकलेगी? बाली। वो अवस्था आती है 80 से 85 बाली वाली, यानी पहली तो ये होगी 21 दिन बाद में, दूसरी 40 से 45, तीसरी 60 से 65, चौथी आती है। अगली आती है यहाँ पर दाना बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? दाना। ठीक है, बाली के अंदर क्या बनेगा? दाना। तो दूधी अवस्था बोले। कौन सी अवस्था? दूधी अवस्था। ये आती है लगभग 100 से अपन बोलेंगे 105 या 10 दिन बाद। और अगली आती है दाना पकते समय। ठीक है, वो अपन करते हैं लगभग 115 से 120 दिन बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से 6 क्रांतिक अवस्थाएं। अगला यह है मूंगफली की क्रांतिक अवस्था। सुई बनते समय और मूंगफलियां बनते समय, यानी पैगिंग के समय, और मूंगफलियां यानी नट बनते समय। मक्का के करण नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। नर मंजरी जो होता है वो नर पुष्प होता है। कौन सा पुष्प? नर पुष्प। उसको बोला जाता है टेसर। अगर मादा पुष्प होता तो उसको क्या बोलेंगे? सिल्क। मादा पुष्प को क्या बोलेंगे? सिल्क बोलेंगे। इस तरह से पत्तियों का तापमान मापने के लिए कौन से थर्मामीटर का? इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता और निचली सीमा यानी अस्थायी म्लानी बिंदु, यहाँ क्या आएगा? बिंदु आएगा। इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? प्राप्य जल। क्या कहलाएगा? प्राप्य जल कहलाएगा। विभिन्न फसलों की जल मांग जैसे गन्ने की 1500 से 2500, धान की 900 से 2500, कपास की 700 से 1300, मूंगफली की 500 से 700,
आलू की 500 से 700, मक्का की 500 से 800, सोयाबीन की 450 से 750 700 और गेहूं की 450 से 600 होती है इनकी जल मांग सभी। अगर सेमी में पूछे तो कुछ नहीं करना, जैसे 900 तो वैसे 250 सेमी, जैसे ये है इसको 50 से 70 सेमी में पूछे तो ये किस में, एमएम में है। अगला, यहां सिंचाई की कुछ अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आती है चौकेबार। चौकेबार में क्या होती है, क्यारियां बनाई जाती हैं इस तरह से। क्या बनाई जाती है, क्या एक समान क्यारियां बनाने से अपन बोलेंगे बहुत सारा भाग क्यारियां बनाने में चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। और क्यारियां बनाने के कारण इसे क्या बोलते हैं, चौकेबार या चेक बेसिन बोला जाता है। सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि, सर्वाधिक सरल विधि, उपयोग में ली जाने वाली, सर्दियों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ज्यादातर इसी विधि का उपयोग करते हैं। दूसरी आती है बॉर्डर पट्टी विधि, यानी इसमें क्या होगा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, लंबी लंबी, यानी ये अपने खेत का आकार है, उस खेत में यूं पट्टियां बना देंगे 3, उनमें पानी दिया जाए। बॉर्डर पट्टी पास पास बोई जाने वाली फसलों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। जैसे गेहूं पास पास बोई जाने वाली फसलों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। अगली आती है कूड़ विधि। कूड़ में क्या होता है, उम्रो है, उम्रा के बीच में यहाँ इसमें पानी डाल देंगे, यानी आपका कोई भी फसल बोगा 2 उम्रा, जैसे ये हो गया, ये इनके बीच में वी आकार में होता है कूड़ा, यानी ऐसे हो गए वी आकार में होगा, तो यहाँ बीच में पानी दिया जाएगा 2 उम्रों, 1 उम्रा के बीच में वी इस आकार में होता है, ऐसे मानो यहाँ बीच में पानी देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाएगी, कूड़ विधि। ये मक्का और ज्वार के लिए उपयुक्त होती है, परंतु कौन कहां पर उपयुक्त नहीं होती, बालुई या बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं होती। बलुई के लिए क्या नहीं होती, उपयुक्त नहीं होती, उपयुक्त नहीं है, ये भी ध्यान रखना, बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला, अधो भूमि या भूपृष्ठीय विधि किसको बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाकर फसलों की जल की आपूर्ति करने की क्रिया क्या कहलाती है, अधोभूमि या अपृष्ठीय। यानी अपन क्या करेंगे, ये भूमि की सतह है और यहाँ पे एक निश्चित पाइपलाइन बिछा देंगे छिद्र युक्त, ठीक है, और प्रेशर के साथ में पानी छोड़ा जाएगा, यहाँ पानी निकलेगा और फसलों की जड़ों को सीधा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का सिंचाई जो क्रिया है, विधि है, वो क्या कहलाती है, अधोभूमि सिंचाई विधि कहलाती है। आगे अगली जो विधि आती है, बौछारी विधि। बौछारी विधि जो है, यानी इसमें पानी बौछार के रूप में छोड़ा जाता है। आप ऐसे समझ ला, ये अपना इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ मुख्य पाइपलाइन है, तो इसमें पानी जाकर बौछार के रूप में, यहाँ एक होता है राइजर, इस तरह से ये होता है फुहारा, ठीक, बौछार के रूप में पानी छोड़ा जाता है। इसका विधेय जो होता है नोजल, यानी ये पूरा का पूरा उसका क्या कहलाता है, बौछारी विधि का हृदय कहलाता है, विधेय कहलाता है, ठीक है। ये हल्की मृदा और लोही मृदा दोनों के लिए उपयुक्त होती है। ये अलवणीय या लवणीय भूमि के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय से क्या होगा, यहाँ लवण आएंगे, वो लवण यहाँ पर फंस जाएंगे राइजर में, जिसके कारण पानी बौछार के रूप में नहीं गिर पाएगा, इसके लिए उनके लिए उपयुक्त नहीं होती। राइजर के द्वारा पानी फुहार के रूप में बाहर निकलता है, मैंने ये बोला आगे की तरफ जो लगा होता है इसमें पानी बाहर निकलता है, राइजर कहलाता है। अगला आता है बूंद बूंद सिंचाई विधि। इसका आविष्कार किसने किया, सिमका बलास ने। कहां पर किया, इजराइल में किया। क्षेत्र उपयोग जो क्षेत्र है इसके लिए उपयोगी जो क्षेत्र कौन कौन से है, वो है सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म, यानी एरिड, सेमी एरिड एंड एरिड जो क्षेत्र होते हैं, या अपन बोले अम्लीय व लवणीय जो क्षेत्र होते हैं, अम्लीय व जो लवणीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी ये उपयुक्त होती है। और इसका हृदय कौन सा है, आता है इमीटर। अब देखना इसमें क्या होता है, ये विधि, ये पाइप होती है, यहाँ पे गोल गोल से लगा होता है जिसमें पानी बूंद के रूप में, तो ये गोल गोल होता है इमीटर। कई बार इसमें कचरा फंस जाता है तो उस कचरे को साफ करने के लिए अपन H2SO4 का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है सभी से ज्यादा, लगभग 80 से 90% होती है इसकी अन्य की अपेक्षा। सिंचाई विधि जो सर्वाधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं, यानी जिनकी जल मांग ज्यादा होती है उनके लिए उपयुक्त कौन कौन सी नहीं, बौछारी, और ध्यान रखना कौन सी, बूंद बूंद जल मांग, यानी जिनको पानी, जैसे गन्ना और अपन बात करें धान, उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उनके लिए दोनों विधि क्या होती है, उपयुक्त नहीं होती। आगे देखो, आगे आता है कि सिंचाई की सबसे दक्ष विधि कौन सी है, यानी सबसे अच्छी विधि, तो बूंद बूंद, ठीक है। और सबसे कम दक्ष विधि कौन सी है, अनियंत्रित प्लावन। इसमें क्या किया जाता है, ये अपना खेत है, उस खेत में कुछ भी नहीं बनाएंगे, सीधा पानी छोड़ देंगे, पड़ाव, ठीक है, आपके बोला भी ना, पड़ाव, ठीक है, अनियंत्रित। क्षेत्र क्षमता जल उपलब्ध कितना होता है, 100% होता है। संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सिंचाई जल के निम्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, जैसे मक्का, कपास, गेहूं की पूछ सकता है। सिंचाई की बौछार विधि के लाभ, सिंचाई
निर्धारण पर टिप्पणी, सिंचाई में ड्रिप विधि पर टिप्पणी, चौकीबार विधि की सीमाएं कौन कौन सी होती है, हानियां कौन सी होती है उनके बारे में। और आगे अगर बात करें अवपृष्ठ सिंचाई, ठीक है, अवपृष्ठ सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके साथ में सिंचाई की कूड़ विधि के लाभ और सीमाएं। ये चैप्टर नंबर अपना था तीसरा एग्रीकल्चर का, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्टिव और डे नंबर के जो लघुरात्मक जो प्रश्न थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने जहां तक मुझे है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।